जनता जनार्दन के साथ आज एक बड़ी बहस, लेकिन बहस का एजेंडा बताने से पहले आपको बताते हैं हमारे साथ कौन कौन मेहमान हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए राजकुमार भारती का। लंबे अरसे बाद हमारे स्टूडियोज में आ रहे हैं। सोमनाथ भारती का, लॉ मिनिस्टर, फॉर्मर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी दीपांकर, अभिनंदन है, जाने माने आध्यात्मिक गुरु हैं, लंबे अरसे बाद हमारे इस खास एडिशन में हैं। शादाब चौहान मेरे साथ हैं, AIMIM के प्रवक्ता, बीजेपी के प्रदीप भंडारी हैं, स्वागत है। सतीश के सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, अभिनंदन है। और जनता जनार्दन, आपके लिए जोरदार तालियां, अभिनंदन। तो मेहमानों के परिचय के बाद बहस का एजेंडा क्या है आपको बता देते हैं। क्या देश में अब सनातन वोट बैंक तैयार हो चुका है? पॉइंट नंबर 2, बिहार चुनाव में विकास वर्सेस बुर्का का कोई टर्निंग पॉइंट बन पाएगा? घुसपैठी और SIR बिहार चुनाव में बड़ा मुद्दा बन पाएंगे? क्या बिहार में महागठबंधन टूटने की कगार पर है? ये कुछ बड़े ज्वलंत सवाल हैं। इन्हीं के साथ इस चर्चा को शुरुआत करते हैं। स्वामी दीपांकर, लंबे अरसे बाद अब स्टूडियोज में है। क्या एक सनातन वोट बैंक तैयार हो चुका है? और ये दिवाली पे फुलझड़ियां तो चलती हैं, लेकिन ये सियासत वाली फुलझड़ियां हैं। मैं समझता हूं पहले तो दीपावली की आप सबको बहुत शुभकामनाएं, सामने बैठे यूथ को भी और आपको भी और हमारे जितने भी को पैनलिस्ट हैं। मैं समझता हूं कि जो दुनिया में प्रकाश फैलाने में रत है वो भारत है, और वो भारत यूं ही बढ़ता रहे। और रही बात चुनाव की, चुनाव तो अमीश बाबू हर रोज चलता है। और रही बात सनातन के वोट बैंक की, तो मैं कहूंगा कि जब कोई सनातन के उन्मूलन की बात करेगा तो सनातनी वोट बैंक भी होगा। जब भी कोई सनातन के संघार या सनातन के समापन की बात करेगा तो सनातन वोट बैंक भी होगा। क्यों नहीं होगा? क्या किसी को बुरा नहीं लगता? क्या सनातनी का दिल नहीं टूटता? बिल्कुल टूटता है। बस इतना है कि सहिष्णु होने के कारण वो प्रतिक्रिया नहीं देता। पर हाँ, इतना जरूर है कि सनातनी अब संगठित भी हो रहा है, यूनाइट भी हो रहा है, एक भी हो रहा है। और उसके एक होने का महत्वपूर्ण एक प्रमाण आपको देता हूं कि जब भी आप सोशल मीडिया, ये बच्चे जितना भी यूथ चलाता होगा, एक चीज जरूर देखते होंगे कि नाम के पीछे लोग सनातनी और हिंदू लिखने लगे। बिहार में मैंने खूब अपनी यात्रा किया, मुझे वहां पर संगठित हिंदू तो हजारों की तादाद में दिखाई दिया, मगर यकीन मानिए मुझे वहां जाति दिखाई नहीं दी। जाति दिखाई नहीं दी। ओके राजकुमार भाटी, वो कहते हैं मैं बिहार में की मैं यात्रा पे गया और बिहार की यात्रा पे बड़ी गए भी, इनको वहां पर हिंदू तो दिखाई दिया संगठित, लेकिन जाति दिखाई नहीं दी। ऐसे में तो राजद और सपा का तो खेल ही बिगड़ जाएगा। उनका तो समीकरण ही MY है। सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली प्रकाश का पर्व है। हमें अपने अपने मन में छिपे अंधकार को भगाना चाहिए और मन में ज्ञान का प्रकाश पैदा करना चाहिए। आपने जो प्रश्न उठाया, आपने शुरू में बहुत सुंदर विश्लेषण किया, मैं आपकी बहुत प्रशंसा करना चाहूँगा। आपने ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे सांप्रदायिक मुद्दे उठाकर देश में एक धार्मिक वोट बैंक तैयार कर रही है। आपने स्पष्ट तौर पर ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी अली बजरंग बली की बात करती है, 2080 की बात करती है, कटेंगे तो बटेंगे की बात करती है। ये सच्चाई है। दूसरा जो पर्दा इसका जो उठ रहा है, बुर्का का मामला, बुर्का केवल मुसलमानों में नहीं है, पर्दा प्रथा हिंदू समाज में भी है। मैं खुद जिस समाज से आता हूं, मेरे समाज में औरतें आज भी पर्दा करती हैं। और मैंने सपा की चिट्ठी में बुर्का नशीन औरतों की बात थी। मैं बोल रहा हूं, हिंदू औरतों की बात नहीं थी उसके अंदर। सपा की चिट्ठी पढ़ लीजिए आप। हिंदू की हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं जिस समाज से आता हूं उसमें पर्दा प्रथा है और मैंने बाकायदा पर्दा प्रथा के खिलाफ अभियान चलाया है, क्योंकि मैं इससे सहमत नहीं हूं। महिलाओं को मुक्ति देनी चाहिए। बुर्के के पक्ष में हैं आप? अब अगर ऐसे डिबेट होनी है, डिबेट नहीं, आप पर्दे के खिलाफ है लेकिन बुर्के के पक्ष में। मैं इतनी समझ रखता हूं कि आपका सवाल क्या है और मुझे उत्तर क्या देना। जी जी जी, बार बार आपको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं खुद ही दे दूंगा वो जवाब जो आप चाह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि मैं व्यक्तिगत तौर पर पर्दा के और बुर्का के समर्थन में नहीं हूं, क्योंकि आज के युग में बेटियों को शिक्षित करना चाहिए, उन्हें स्वावलंबी बनाना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देनी चाहिए। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल बुर्का की बात करते हैं, बुर्का हटाना पड़ेगा, बुर्का पहन के वोट नहीं डाल सकते, उन्हें यह कहना चाहिए कोई भी औरत पर्दा नहीं करेगी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। जब ये बात बात में हिंदू मुसलमान करते हैं तब देश का माहौल बिगड़ता है, तब देश का माहौल खराब होता है। और जो सनातन वोट बैंक का जहां तक सवाल है, और अभी स्वामी जी ने कहा कि सनातन को समाप्त करने की बात करते हैं। हर धर्म का, हर आस्था का सबको सम्मान करना चाहिए। जो सनातन को समाप्त करने की बात करते हैं हम उनके विरोध में हैं। सनातन भी फलना फूलना चाहिए इस देश में और दूसरे धर्म भी फलने फूलने चाहिए। यही हमारा संविधान कहता है। राजनीति विकास के मुद्दों पर होनी चाहिए। राजनीति शिक्षा, नौकरी, स्वास्थ्य,
अस्पताल में दवाई है या नहीं है, जी जी जी, कॉलेजों में टीचर हैं कि नहीं है, ट्रेन समय पे चल रही है कि नहीं चल रही है, बिजली पानी हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इन मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए। लेकिन चिट्ठी आप बुड़के बीजेपी पे लिखते हमेशा हैं। मुद्दे भटकाने की कोशिश करती चिट्ठी है। आप बुड़के पे लिखते हैं और अब्बास अंसारी जब क्योंकि 2022 बीजेपी का मुद्दे विधानसभा चुनाव होता है वो कहते हैं एक भी पुलिस अफसर को हटाना मत, सपा की सरकार को आने देना, 6 महीने इन पुलिस वालों से वही निपटेंगे। चुनाव के वक्त ये मुद्दे उठाते हैं और स्टूडियो में बोलते हैं विकास की बात होनी चाहिए, टीचर की बात होनी चाहिए, इम्तिहान की बात होनी चाहिए, लेकिन असल में क्या मुद्दे उठाते हैं ये सबके सामने है। स्वामी दीपांकर, सीधे तरीके से बात है, सनातन वोट बैंक स्ट्रैटेजी है देश को तोड़ने की। मैं समझता हूं कि अगर जो सनातन संगठित है तो उसमें देश टूटेगा कैसे। भाटी जी ने एक इतनी बढ़िया बात कही कि सब लोग फले फूले, मगर इसका अर्थ ये नहीं है वो कह रहे मैं पर्दे के भी खिलाफ हूं हर तरीके। नहीं, तो ये अच्छी बात है और पर्दे के खिलाफ होना ही चाहिए। किस बात का पर्दा? जब हम सामने एक दूसरे के खड़े हैं तो पर्दा क्या? और ये तो एक ऐसी प्रक्रिया है, वोट डालना, जब तक आधार नहीं देखेंगे और चेहरा नहीं देखे तो वोट डालने कैसे दें? ठीक है, ठीक है जी। लेकिन आपने बोला कि पर्दा प्रथा के खिलाफ है, लेकिन चिट्ठी आप लोगों ने बुड़के पे लिखी, तो पर्दे पे भी लिखते हैं ना। एक मुझे बताइए, आपकी पार्टी की चिट्ठी बुड़के को लेके आ रही है और फिर आप कह रहे हैं कि हम तो हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं। जवाब इस बात का 30 सेकंड में। देखिए, मैंने कहा कि हम पर्दा के खिलाफ, पर्दा नहीं होना चाहिए, लेकिन जिन समाजों में पर्दा प्रथा है, चाहे वो हिंदू है मुसलमान हो, वो इससे अपना सम्मान जोड़ के देखते हैं। वो औरत को पर्दा, बेपर्दा करना अपमान मानते हैं। और ये केवल मुसलमान की बात नहीं है, हिंदुओं में भी। डालने जाएंगे तो शक्ल दिखानी पड़ेगी ना। एयरपोर्ट पे जाते हैं तो शक्ल दिखानी पड़ती है, जेद्दा जाते हैं तो शक्ल दिखानी पड़ती है, दुबई जाते हैं तो शक्ल दिखानी पड़ती है, बिना उसके कोई पास करने देता है क्या? केवल हिंदुस्तान में चाहते हैं कि शरीयत से भी बड़े कानून हो जाए खड़े। ये है कि जो नियम बने भारतीय नागरिकों के लिए बने, बिल्कुल, उसमें धर्म और जाति नहीं आना चाहिए। बिल्कुल, आंगनबाड़ी महिलाएं देखेंगी भाई। भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कह के बुरके में वोट डालती है, बुरके में वोट डालती है, वो एक समुदाय पर निशाना साधती है और एक समुदाय को निशाने पे लेती है। ओके ओके ओके, प्रदीप भंडारी। आपके सभी दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं। मेरे साथ सब बोलिए जय श्री राम। मैं इसीलिए बोल रहा हूं अमीश जी, क्योंकि याद करिए प्रभु श्री राम को काल्पनिक बोलने वाले ये इंडिया अलायंस के लोग थे। ये दिवाली इसलिए भी खास है क्योंकि दिल्ली के अंदर ग्रीन क्रैकर अलाउ हो चुके हैं, जिसको ये आम आदमी पार्टी की सरकार ने हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए कोर्ट में कभी नहीं गए, हम गए। ये फर्क होता है सनातनियों की इज्जत करना और सनातनियों का खंडन करना। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप बुरके के साथ में वोट करने नहीं जा सकते, इससे वोटर आइडेंटिफिकेशन में दिक्कत होती है। अगर आपकी धार्मिक भावना इतनी ही आहत होती है तो आप वोट करने मत जाइए, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट को भी कम्युनल कहेंगे? भाई वोटर आइडेंटिफिकेशन करने को ये हिंदू मुसलमान से क्यों जोड़ते हैं? हम घुसपैठियों की बात करें, ये मुसलमान से क्यों जोड़ते हैं? जब भी हम किसी भी देश के राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे की बात करते हैं, इसमें इनको इनका मुस्लिम वोट बैंक इसीलिए दिखता है क्योंकि इनका इतिहास रहा है। ये असली कम्युनल लोग ये हैं। हम तो भाई देश को, बिहार को 14% ग्रोथ रेट पे भी पहुंचाते हैं, देश के अंदर सबसे ज्यादा बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनाते हैं और साथ में प्रभु श्री राम का भी मंदिर बनाते हैं, क्योंकि हमारे सनातन भी सर्वोपरि है, ग्रोथ भी सर्वोपरि है। बटेंगे तो कटेंगे, कम्युनल एजेंडा नहीं है। नहीं है क्यों? अगर कोई भी हिंदुस्तानी बटेगा तो उसमें दिक्कत नहीं होगी। ऐतिहासिक रूप से मुगलों ने कैसे हिंदुस्तान पे राज किया था? ये बांटना चाहते हैं, हम जोड़ना चाहते हैं। ओके भाटी जी, आप बांटना चाह रहे हैं, ये जोड़ना चाह रहे हैं। अब ये कैसा जोड़ना है? बांटते भी यही है और काटते भी यही हैं। अच्छा, काटते भी यही हैं। यस, वर्ण व्यवस्था कहां से पैदा हुई है? हमने पैदा की है क्या? दलितों ने, पिछड़ों ने पैदा की है? गरीब लोगों ने पैदा की है क्या? जो आज उसके सामाजिक व्यवस्था के शीर्ष पे बैठे हैं, जो अपने जाति पे अहंकार करते हैं, घमंड करते हैं, जो अपनी जाति को ऊंची बताते हैं, जो दलित दूल्हों को घोड़े पर नहीं बैठने देते, मूछ रखने पे हत्या कर देते हैं, मंदिर में नहीं घुसने देते, बांटा उन्होंने या हमने बांटा है? वर्णों में, जातियों में इन्हीं लोगों ने बांटा है। और आज यही लोग जगह जगह दंगे कराते हैं, फर्जी अफवाहें उड़ाकर, फर्जी वीडियो चलाकर, तो उसमें काटने का काम भी करते हैं। आप कह रहे हैं कि जातियों में समाज बीजेपी ने बांटा है, लेकिन आप तो जिस विचारधारा, अंग्रेजों के समय से बता रहे हैं, जिस विचारधारा की बीजेपी बात करती है, उस विचारधारा ने, जब देश आजाद हुआ और भारत का संविधान लिखा गया, उस समय आरएसएस और हिंदू महासभा की मांग थी कि भारत का संविधान मनुस्मृति पर आधारित होना चाहिए। वो मनुस्मृति ही वर्ण व्यवस्था की बात करती है।
वो वर्ण मनुस्मृति ऊंच नीच की बात करती है। ओके, जवाब उस जवाब मनुस्मृति जवाब ने ही जवाब समाज को जवाब बांटा है। जिसकी पार्टी ये मनुस्मृति की निंदा करेंगे। जिसकी पार्टी अमित जी, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था। आप भाई, इनकी मनुस्मृति की पूरी निंदा पार्टी, करोगे? आपकी पूरी आप पार्टी मुझे ये जातीयवाद पे आधारित है। अरे आप बाबा साहेब अंबेडकर की बात करते हो। बाबा साहेब अंबेडकर का बूथ लेवल एजेंट आरएसएस का कार्यकर्ता था, कोई समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था। आप क्या बात करोगे? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी का क्या वोट बैंक कहते हैं लोग? एमवाई वोट बैंक। क्या इनके अखिलेश यादव को सिर्फ जाति का वोट मिलता है? क्या अखिलेश यादव किसी दूसरे दलित जाति को बना सकते हैं उत्तर प्रदेश का चेहरा? क्या अखिलेश यादव राजकुमार भाटी को बना सकते हैं समाजवादी पार्टी का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार? नहीं बना सकते। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसके अंदर एक आदिवासी राष्ट्रपति बन सकता है, जिसके अंदर जाकर दलित जो है वो प्रेसिडेंट बन सकता है, और एक ओबीसी समाज से आया हुआ व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। इन और हम में ये फर्क। मनुस्मृति की निंदा और ये अच्छा, मुसलमान समाज की जाति की बात करेंगे, नहीं करोगे? मुसलमान समाज की जाति की बात करेंगे। अरे कोई भी डॉक्यूमेंट है, हिंदू धर्म प्रोग्रेसिव धर्म है, उसमें जो त्रुटियां होती है उसको दूर किया जाता है। पर आप बताइए, जब हमने ट्रिपल तलाक हटाया था, क्यों नहीं ट्रिपल तलाक के खिलाफ बोले थे? मनुस्मृति का विरोध करोगे? अरे आप पहले जाके ये बताओ, संविधान तले की नहीं है? विरोध करोगे कि नहीं करोगे? मैं हिंदू ये धर्म के जातिवादी है, घोर जातिवादी। अच्छा, महात्मा गांधी 4 मई 1928 को, मैं मनुस्मृति को बुरा नहीं मानता हूं, उसमें काफी कुछ प्रशंसनीय है, तो बोलो क्या महात्मा गांधी जातिवादी है? ये आदमी महात्मा गांधी को जातिवादी बोल रहा है। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगे। नहीं, अमित देवगन जी ये माफी मांगे, महात्मा गांधी को जातिवादी बुलाया। 20 सेकंड में आ रहा हूं स्वामी दीपांकर आपके पास। वर्ण व्यवस्था और जातिवाद की शुरुआत मनुस्मृति से होती है। महात्मा गांधी जातिवादी है? उसका ये समर्थन कर रहे हैं। जो भी उसका समर्थन करे वो जातिवादी है। गांधी को जो भी समर्थन करे वो जातिवादी है। शर्म आनी चाहिए। मैं महात्मा गांधी का पान नहीं खाऊंगा। राजकुमार भाटी, चिल्लाना नहीं है। ओके, राजकुमार भाटी को 30 सेकंड दीजिए। मनुस्मृति का जो समर्थन करे वो जातिवादी है। ओके, और हम विरोध कर रहे हैं, हम जातिवाद। महात्मा गांधी जातिवादी है आपकी राय में? जो भी मनुस्मृति का समर्थन महात्मा गांधी की बात करे, हो रही मुझे है। नहीं पता उन्होंने कहीं समर्थन किया। अम्बेडकर के ये विरोध में फर्जी लोग हैं। अम्बेडकर को चुनाव किसने ये फर्जी हराया? हैं। अम्बेडकर को चुनाव किसने हराया? बताइए ना। ये तो क्योंकि दूसरा अम्बेडकर सवाल। अम्बेडकर 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 कहा जाता है। अम्बेडकर को चुनाव किसने हराया था? आरएसएस कौन ने। व्यक्ति? आरएसएस? नहीं नहीं, सही सही बोलिए। अम्बेडकर को चुनाव हराने वाला कौन? भाटी जी, मैं आपका बड़ा सम्मान। भाटी जी, आई रिगार्ड यू अलॉट, आई रिगार्ड यू अलॉट। यू आर वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पोक्सपर्सन ऑफ द पार्टी। मैं पूछ रहा हूं क्योंकि बार बार दलित की बात हो रही है, मनुस्मृति की बात हो रही है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को चुनाव किसने हराया था? आप बताइए। अमीश जी, जी प्लीज मेरी रिक्वेस्ट। सुनिए, अगर आप अपनी बहस को गंभीर रखना, मैं गंभीर ही है। नहीं, मैं बोल रहा हूं। अम्बेडकर को चुनाव किसने हराया था? जातिवाद पे सुनिए, जाति व्यवस्था पे सबसे सुंदर पुस्तक बाबा साहब की एनलेशन ऑफ कास्ट है। मैं सारी बात नहीं, आप मान रहा हूं। गंभीर बातें मैं नहीं कह रहा हूं, सुनना बाबा चाहते। साहब ने बहुत अच्छी बात बोली। आप गंभीर मैं पूछ बातें रहा हूं, नहीं सुनना चाहते। अम्बेडकर जो कि प्रेरणा है आप लोगों की, उनको चुनाव किसने हराया था? उनको पार्टी से बाहर किसने किया था? इसका जवाब देना आप दें या मैं दूं? कौन सी पार्टी से बाहर किया था? नहीं, एक नहीं, सेकंड। कौन से पार्टी से बाहर? कांग्रेस से बाहर किसने कांग्रेस किया में था? तो कभी थे ही नहीं वो। नहीं, अरे कांग्रेस उन्होंने आरबीआई बनाई थी। एक सेकंड, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया थी उनकी। कांग्रेस में वो थे ही नहीं। पंडित नेहरू ने उनको चुनाव, कांग्रेस ने उनको चुनाव हराया। फर्जी बातें कर रहे हैं। कांग्रेस ने उनको चुनाव हराया। कांग्रेस में कभी नहीं कांग्रेस ने चुनाव हराया उनको। बाबा साहब कांग्रेस में कभी नहीं। बाबा साहब को कांग्रेस ने चुनाव हराया। कृपया बाबा साहब को कांग्रेस ने चुनाव हराया। कांग्रेस बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव किसने हराया था? आप तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, बताइए किसने हराया था? देखिए, नहीं बताइए किसने हराया था, सच सच बताइए। नहीं, आप आज का जो बहस का जो मुद्दा है वो क्या है? मैं बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताइए, मुझे बताइए। आप बताइए ना सर। गांधी गोली किसने मारी? नहीं, नाथुराम गोडसे ने। कौन था वो? नाथुराम गोडसे। कौन था वो? नाथुराम गोडसे कौन था वो? नाथुराम गोडसे किस पार्टी से आता है वो? बीजेपी से तो नहीं आता है। कौन सी आइडियोलॉजी उसकी? देखिए अब मेरे में कौन सी पार्टी उसकी पूजा करती है? ऐसा सवाल मैंने कौन सा पूछ लिया है? पूछिए, बताइए ना। अम्बेडकर साहब को चुनाव किस पार्टी ने हराया? आप लोग सर्च करिए और आप लोग बताइए गोली मारने वाला व्यक्ति किस पार्टी ने हराया? किस पार्टी से आता है? के खिलाफ कौन सी पार्टी थी? पंडित नेहरू कहां खड़े थे? ये देश जाने और समझे आज कि अम्बेडकर की बात करने वाले अम्बेडकर के विरोधियों के साथ खड़े हैं और डंके की चोट पर खड़े रहे हैं। आप बात करते हैं, देखिए ये नया भारत है, ये झूठ फरेब, ये नया भारत है, ये झूठ फरेब प्रोपेगेंडे से नहीं फंसेगा। ये ऑपरेशन सिंदूर वाला भारत है। इसलिए अम्बेडकर की बात करके अम्बेडकर को हराने वाले लोगों के साथ जो खड़े होते हैं, ये देश देखेगा और देखता रहेगा। इसलिए किसी को माफ नहीं किया जाएगा। बिल्कुल सीधी सी बात है भाई। अम्बेडकर को कांग्रेस ने चुनाव हराया। कांग्रेस पार्टी अम्बेडकर के खिलाफ थी और आज कांग्रेस पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी, राजद सब खड़े हैं। सीधी सी बात है। ओके,
स्वामी दिवानकर आप बोलिए 30 सेकंड। मैं एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगा कि बच्चे सब बैठे हैं, यूथ बैठा, बताना चाहिए और बोलना चाहिए। मनुस्मृति पर भाटी जी ने चर्चा किया और मनुस्मृति पर बहुत सारे लोग बात करते हैं, मगर मैं एक बात जानना चाहता हूं कि मनुस्मृति कभी पढ़ी है? मैंने पढ़ी है। मनुस्मृति के मैं चर्चा कर सकता हूं। मैं बिल्कुल आप ही से एक एक बात पर चर्चा कर सकता हूं। मैं अपनी बात कहूं, आप उसका संवाद में उत्तर दीजिएगा। पूछिए आप। मनुस्मृति के श्लोक कितने हैं? मनुस्मृति के कौन से श्लोक से आपको समस्या है? मनुस्मृति में बता देता हूं कौन-कौन से श्लोक पे समस्या। मैं बोल दूं, आप बोलिएगा। आप पूछ रहे हैं, मैं तो इसलिए बोल रहा हूं। मनुस्मृति में वर्ण का जिक्र किया गया और वर्ण जाति के आधार पर नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तक है हु आर शूद्रास, चैप्टर नंबर 1 पैराग्राफ नंबर 3 पर बहुत स्पष्ट लिखा है कि जिस शूद्र शब्द का जिक्र लोगों की जातियों से जोड़कर वर्तमान देखा जा रहा है, उसका जाति से लेना देना नहीं है। उसके बाद अगर जातियों में बांट दो, तो वह आपकी इच्छा हो सकती है। देखिए, सबसे खराब बात क्या है, जो श्लोक इनके पक्ष में पढ़ रहा होगा उसे तो असली बता देंगे, जो इनके विरोध में पढ़ रहा होगा उसे नकली बता देंगे। मनुस्मृति में बहुत सारे खराब श्लोक हैं, आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगा, अब आप उनसे पूछ लीजिए बस। आपको आप जी एक सेकंड, सतीश के सिंह और सोमनाथ भारती फर्स्ट यू, क्या आपको लगता है, देखिए इस बहस के दो है, ये तो दिवाली का मौका है और चुनाव का मौका भी है। दो चीजें बड़ी अहम है, महागठबंधन का खेल कौन बिगाड़ रहा है बिहार के अंदर, कौन सी पार्टी है जो महागठबंधन का खेल बिगाड़ रही है? और अंबेडकर जी पर आपने जवाब नहीं दिया, मुझे अफसोस है, आपको पता है जवाब, फिर भी आप चुप रहे। सबसे पहले देशवासियों को दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं और भगवान श्री राम के आदर्शों पे हम चलें, इसकी मैं सबसे कामना करता हूं। और उनके आदर्श बड़े अच्छे हैं। और भैया ने कहा जय श्री राम, मैं कहता हूं आप सब बोलें जय सिया राम। बिल्कुल, जय सिया राम, क्योंकि सिया बहुत जरूरी है, सिया के बगैर राम अधूरे हैं। बिल्कुल सही बात है। और दूसरी बात इन्होंने कही भी पटाखे भैया 2018 में एनजीटी का आदेश था कि भाई जो नॉर्मल पटाखे हैं बैन कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे एनवायरनमेंट की मुसीबत है। और उन्होंने परमिट किया था, ठीक है हम ग्रीन पटाखे चलवाएंगे। लेकिन भाजपा शासित दिल्ली पुलिस ने जो कंडीशंस लगाए थे, एनजीटी ने बाद में सुप्रीम कोर्ट ने लगाए, उसको नहीं लागू करवा सके। उस कारण से 2020 में फिर एनजीटी ने ग्रीन पटाखे भी बंद कर दिए। अब मैं जानना चाहता हूं अपने साथी से कि भैया क्या अब आपके जब शासन आया है दिल्ली में, तो क्या दिल्ली पुलिस सुनिश्चित करेगी कि जो कंडीशन लगाए सुप्रीम कोर्ट ने कि भैया 2 घंटा सवेरे जलाना, 2 घंटा रात जलाना, भैया सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाना, ये कंडीशंस क्या इंप्लीमेंट करवा पाएंगे? ये इनका सवाल है, मेरा सवाल है। नंबर 2, मेरे प्रश्न का नंबर 2, देखिए क्या है कि 20 मिनट से मैं देख पा रहा हूं, बिहार चुनाव पे आपने डिबेट करवाया है, इतने सारे यंग बच्चे हमारे पड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं सारे यहां पे, क्या किसी ने भी इनके फ्यूचर की बात कर दी? क्या किसी ने भी ये बात करी कि भैया जो उनको शिक्षा मिल रहा है उससे इनको नौकरी मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी? क्या इनका फ्यूचर किस दिशा में जा रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट का क्या होगा? क्या भैया इनके उद्देश्य जो हैं, जो मन में इन्होंने सपने पाले हैं, कई सारे बच्चे बिहार से आए होंगे, तो बिहार से यहां पे क्यों आए? पलायन क्यों हो रहा है बिहार से? क्या ये सवाल का कोई जवाब देगा? 20 साल से नीतीश जी वहां बैठे हुए हैं, 11 साल से केंद्र में भाजपा बैठी हुई है। तो जब अगर इन सवालों का जवाब नहीं आएगा, अगर 15 पुल 17 दिन में टूट के गिर जाएंगे, 71,000 करोड़ का स्कैम हुआ है बिहार में, ये सीएजी का रिपोर्ट है, उसका जवाब कौन देगा? इन बच्चों का भविष्य कहां जाएगा, इसका जवाब कौन देगा? आपसे 2 सवाल पूछे थे। नंबर 3, नहीं, आप 4 मिनट बोल लिए, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं बता रहा हूं। सोमनाथ जी, आप सबसे लेट, आपके पास लेट आया, लेकिन कसर आपने पूरा निकाल लिया। मैं पूछ रहा हूं महागठबंधन का भविष्य क्या है, और मेरा सरल सा सवाल था। मैं ऑडियंस में किसी ने ढूंढ लिया कि अंबेडकर जी को चुनाव किसने हराया, तो वो अपना हाथ खड़ा, ओके नहीं, कौन सी पार्टी से था, कौन सी पार्टी से था? कांग्रेस से था। देखिए आप, ये चुप्पी, कितनी सिलेक्टिव चुप्पी थी, और सब लोग बोल रहे थे अंबेडकर। अंबेडकर को चुनाव हराने वाली पार्टी कांग्रेस, सीधी सी बात है। और कांग्रेस के साथ गठबंधन करने वाली कौन सी पार्टी, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। अब महागठबंधन का भविष्य पे बोलिए। ठीक है, सुनिए, देखिए मुझे भविष्य ना महागठबंधन की देखनी है ना एनडीए की देखनी है, मुझे भविष्य बिहार की देखनी है कि बिहार के बच्चों का पलायन कब रुकेगा, बिहार में इंडस्ट्रीज कब खुलेंगे, क्या इतने 20 साल में एक भी इंडस्ट्री कॉरिडोर बना पाए? सतीश जी, बताइए मुझे। ओके, सतीश जी